एक्सरसाइज को लेबर लॉज विषय के अंदर इन दिनों हम चर्चा करने लग रहे हैं व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 को लेके। और इस परिचर्चा के दौरान जो विषय जो चल रहा था वो व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत बनाए गए उन प्रावधानों को लेके था जिसमें एक ट्रेड यूनियन अपने फंड्स का यूज किस तरह से कर सकती है, उसकी जो निधियां हैं, जो जर्नल जो फंड्स हैं, उनका यूज किस तरह से किया जा सकता है। और एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के कॉरपोरेट स्टेटस को लेके हमने बात की थी और इसमें निकल के ये आया था कि व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 16 के अंतर्गत यानी कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 का सेक्शन जो 16 है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को अधिकार देता है कि वो एक पृथक राजनीतिक निधि का गठन कर सकता है। तो एक जो अलग से जो राजनीतिक जो निधि है, एक जो पॉलिटिकल जो फंड है, उसका यूज़ कब किया जा सकता है और वो क्या परिस्थितियां हैं, उसके ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जर्नल फंड के संदर्भ के अंदर सामान्य जो निधियां हैं उसको लेके हमने बातचीत की थी और उसमें ये पाया था कि भाई जो सामान्य निधियां हैं उसका व्यय किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उसमें यह था कि भाई पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, ऐसा अभियोजन और बचाव जिसमें व्यवसाय संघ का कोई अधिकार नहीं, तो किसी औद्योगिक विवाद को अग्रसर करने के अंदर किए गए खर्चे, या औद्योगिक विवाद के परिणाम स्वरूप यदि कोई अनियोजन की स्थिति रहती है, किसी को सदस्य को हानि होती है, तो उसको कुछ रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। या फिर जो यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके सामाजिक शैक्षणिक उत्थान को लेके खर्चा किया जा सकता है। इसी तरह से उनके जीवन बीमा पॉलिसी या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी या फिर मेडिक्लेम पॉलिसी का भी भुगतान जर्नल फंड से किया जा सकता है। और इसी दौरान फिर ये था कि भाई कोई जो किसी सदस्य या कोई जो पदाधिकारी है उनके एक जो सामान्य जो खर्चा है उसके ऊपर जो प्रशासनिक जो खर्चा है यूनियन का, उसके ऊपर भी इस जर्नल फंड से खर्चा किया जा सकता है। और इसी तरह से ये था कि भाई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी इससे किया जा सकता है। और फिर मैंने कहा था कि ऐसे कोई भी इनसे संबंधित कोई दूसरे खर्चे जिसमें 1/4 उस वर्ष की आय का किया जा सकता है। आय वो जो कि शुरू के अंदर थी और लास्ट के अंदर जो खर्चे थे वो माइनस करने के बाद जो बचता है उसका 1/4। खैर, अब बात आती है कि भाई जो ये पॉलिटिकल जो फंड रहता है, जो राजनीतिक जो निधि रहती हैं, वो क्या होती हैं और किस तरह से वो गठित की जाती हैं, किस तरह से वो इकट्ठा की जाती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अधिकार है राजनीतिक निधि गठित करने का, ये एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को ही है जिसका रजिस्ट्रेशन व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये जो प्रिविलेज है ये एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को ही उपलब्ध है। अब राजनीतिक निधि होती क्या है, तो देखिए, जो व्यवसाय संघ का जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो मैंने बताया था कि व्यवसाय संघ का नाम लिखेंगे और वो उद्देश्य यानी कि वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसके लिए ये व्यवसाय संघ गठित किया जा रहा है। तो कोई भी राजनीतिक उद्देश्य जो कि किसी भी व्यवसाय संघ के मूल उद्देश्यों से असंगत ना हो, उसके ऊपर इस राजनीतिक निधि से खर्चा किया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है। या फिर जो सामान्य जो राजनीतिक कार्य हैं उसके ऊपर भी इससे खर्चा किया जा सकता है। तो यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि किसी ट्रेड यूनियन के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं उनसे भिन्न ना हो, उसके ऊपर इस राजनीतिक निधि से हम खर्च कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन खर्च कर सकता है। तो जो सेक्शन 16 है
वो ये कहता है कि भाई अलग से चंदा लिया जाए सदस्यों से। जर्नल फंड के लिए चंदा अलग से होता है, सब्सक्रिप्शन अलग से रहता है। राजनीतिक जो निधियां हैं वो अलग तरह से ली जाती हैं। उसके सब्सक्रिप्शन के संदर्भ के अंदर आप सदस्य को बाध्य नहीं कर सकते कि राजनीतिक निधि के लिए किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का कोई मेंबर अपनी सब्सक्रिप्शन फीस दे ही दे। देखिए, जो सामान्य जो निधियां हैं उसके संदर्भ के अंदर तो मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन के समय ही नियम बनाने पड़ते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये, असंगठित क्षेत्रों के अंदर 3 रुपये और दूसरों के अंदर 12 रुपये वार्षिक ये जो शुल्क है वो तो अनिवार्यता है। उसके संदर्भ के अंदर तो रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, और हर एक मेंबर को वो तो सब्सक्रिप्शन फीस वो तो चंदा देना ही पड़ता है। लेकिन राजनीतिक निधि के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सदस्य है वो चंदा दे। लेकिन इसके साथ ऐसा भी नहीं है कि यदि कोई सदस्य चंदा ना दे तो उसको उसके जो यूनियन से प्रदत्त जो अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए, या यूनियन के जो हितलाभ हैं उनसे वंचित कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर हूँ। यूनियन के द्वारा जितने भी हितलाभ हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मेरे को मिलेंगे, भले से मैं राजनीतिक जो निधियां हैं उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं देता, उसके लिए चंदा नहीं देता। अतः बात निकल के ये आई कि किसी भी सदस्य को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई स्वेच्छा से देना चाहे उसका स्वागत। तो दूसरी बात जो ये है कि जो जर्नल जो फंड्स हैं, जो सामान्य निधियां हैं, उससे राजनीतिक उद्देश्य के लिए खर्चा नहीं किया जा सकता, और बिना राजनीति के किसी संगठन को चलाना लगभग असंभव है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि राजनीतिक निधि का गठन किया जाए। सामान्य निधि से कोई भी संगठन आज की तिथि में, आज के परिस्थितियों में सामान्यतः नहीं चलाया जा सकता। तो साधारण निधि से तो राजनीतिक खर्चा किया नहीं जा सकेगा। इसलिए सदस्यों से तरीका ये है कि सेक्शन 16 के अंतर्गत अलग से चंदा लिया जाए और अलग से एक फंड इकट्ठा कर लिया जाए, जिससे आप अपने पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं उसको जारी रख सकते हैं। इस जो ये जो फंड्स हैं इनके ऊपर हर साल कुछ इनकम भी होगी। किसी बैंक में भी आप जमा करवाएंगे तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। तो ये जो ब्याज है ये भी इसी फंड का ही भाग माना जाएगा, पॉलिटिकल फंड का ही भाग माना जाएगा। तो कुल मिला के अब बात आती है कि इस पॉलिटिकल फंड से आप खर्च किस किस विषय के ऊपर कर सकते हैं। तो देखिए, संविधान के अंतर्गत गठित कोई भी वैधानिक या स्थानीय जो निकाय है या स्थानीय प्राधिकरण है, इसके सदस्य के रूप में व्यवसाय संघ का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है, तो ऐसे निर्वाचन से पहले या उसके दौरान या उसके बाद किया गया कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खर्चा, तो किसी भी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो ऐसे निर्वाचन से पहले, ऐसे निर्वाचन के दौरान या ऐसे निर्वाचन के बाद किया गया कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चा इस पॉलिटिकल फंड से दिया जा सकता है। पहली चीज़, अब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो वो समय तो चला गया कि भाई आपने नॉमिनेशन फाइल किया और बस हो गया। अब तो आपको अपनी पॉलिसीज भी बतानी पड़ती हैं और व्यक्ति से और सामूहिक रूप से मिलना भी पड़ता है, आपको अपनी बात भी रखनी पड़ती है। तो एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए रहता है, तो और वो उचित प्लेटफॉर्म क्या रहता है कि आप सभा आयोजित करें। तो इस प्रकार के इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए कोई सभा आयोजित करने के संदर्भ में कोई साहित्य या कोई पम्पलेट्स या कोई स्टेशनरी वितरित करने के संदर्भ के अंदर आपको खर्चा करना रहेगा, और एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अपने पॉलिटिकल फंड से इस तरह का खर्चा भी कर सकती है।
तो पहला तो भाई किसी संवैधानिक निकाय के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उससे संबंधित चुनाव के लिए सभा आयोजित करना चाहते हैं, तो उससे चुनाव लड़ेंगे तो आपको अपनी नीतियाँ, अपना मैनिफेस्टो भी बताना पड़ेगा, तो उसके लिए साहित्य का वितरण करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप इस मद से खर्च कर सकते हैं। अब कोई सदस्य है वो किसी संवैधानिक निकाय का मान लीजिए मेंबर बन गया। देखिए बहुत सी ट्रेड यूनियंस हैं जिनके जो पदाधिकारी हैं वो संवैधानिक निकायों के भी सदस्य हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे पुराने संगठन की बात करता हूं, जब मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर काम करता था तो वहां पे माननीय अनिल देसाई जी हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है, और वो उस कंसर्न जो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो वो जो ट्रेड यूनियन जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को भारतीय बीमा कर्मचारी सेना नाम से रजिस्टर्ड है, उसके वो पदाधिकारी हैं अनिल देसाई जी, राज्यसभा से वो सांसद रहते हैं। तो ऐसे स्थिति के अंदर चूंकि वो अब एक तरह से काम तो कर नहीं रहे न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर, तो उनको भी तो अब सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो चाहिए ही ना। अब तनख्वाह तो मिलती नहीं है, तो फिर हाँ ये बात अलग है कि राज्यसभा सदस्य होने के नाते उनको मानदेय और सब वेतन भत्ते मिलते हैं, लेकिन ये तो चलिए अनिल जी देसाई का एग्जाम्पल दिया, लेकिन हो सकता है कि ट्रेड यूनियन का कोई सदस्य है और वो किसी संवैधानिक संस्था का चुनाव लड़ता है, उसका मेंबर बन जाता है, तो इस तरफ से उसकी तनख्वाह बंद और उधर से एक तरह से उसको नामचारे का मानदेय ऑनरेरियम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उसके भरण पोषण के लिए उसको कुछ खर्चा दिया जा सकता है इस राजनीतिक निधि से। तो ऐसे व्यक्ति का भरण पोषण जो संविधान के अंतर्गत स्थापित किसी विधायी निकाय या स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है, तो ऐसे व्यक्ति के भरण पोषण के संदर्भ के अंदर खर्चा किया जा सकता है। अब बात आती है संविधान के अधीन कोई विधायी निकाय या स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचकों का पंजीयन करना या अभ्यर्थी के निर्वाचन के संदर्भ के अंदर कोई व्यय करना, यानी कि जो निर्वाचक जो रहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन करना और कोई कैंडिडेट रहेगा उसके निर्वाचन के संदर्भ में, उसके इलेक्शन के संदर्भ के अंदर कोई भी व्यय इससे किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो बात होगी संवैधानिक निकायों से संबंधित। इसके अलावा कोई भी सामान्य राजनीतिक उद्देश्य या ऐसा उद्देश्य जो कि उसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स कंसर्न ट्रेड यूनियन से अलग नहीं है, उसको लेके कोई सी भी राजनीतिक सभा का आयोजन करना या राजनीतिक प्रलेखों का वितरण से संबंधित कोई भी व्यय इस मद से खर्च किया जा सकता है। यानी कि आप देखते हैं कि कोई ट्रेड यूनियन रहती है, उनकी सभाएं भी होती हैं, उनके आयोजन भी होते हैं, उनके लिए आप देखते हैं होंगे कि भाई पहुंचो दिल्ली, चलो दिल्ली, कभी जंतर मंतर के ऊपर कोई प्रदर्शन होता है, कभी कहीं पे होता है, कभी कोई अमरूदों के बाग में जैसे जयपुर में या स्टैच्यू सर्किल पे इस तरह के आयोजन सामान्यतः देखे जाते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अपने राजनीतिक सभा का आयोजन यदा कदा करते रहते हैं। तो उसके लिए जो भी खर्चा है वो सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको राजनीतिक जो फंड है, जो पॉलिटिकल फंड है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, सेक्शन 16 कहता है कि ऐसे पॉलिटिकल फंड से इस तरह के एक्सपेंसेस किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी सदस्य को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो पॉलिटिकल सब्सक्रिप्शन फीस दे, लेकिन यदि वो व्यक्ति स्वेच्छा से दे तो उसका स्वागत है, ना दे तो उसको ऐसे हितलाभ से वंचित नहीं किया जा सकता जो कि उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के सदस्य होने के नाते उसको मिलना चाहिए था। लेकिन अधिकार के साथ दायित्व भी आता है, तो राइट के साथ लायबिलिटी भी आई, ड्यूटी भी आई। आपने सब्सक्रिप्शन फीस पॉलिटिकल फंड को लेके नहीं दी, लेकिन
इस तरह का कोई सदस्य है उसको उसके ऊपर सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शंस है कि वो जो राजनीतिक जो सभाएं होंगी उसके अंतर या कोई राजनीतिक जो कार्यकलाप होंगे उसको लेके उसको वोटिंग का राइट नहीं होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति अधिकारपूर्वक मांग नहीं कर सकता कि मैंने पॉलिटिकल सब्सक्रिप्शन फीस तो नहीं दी लेकिन मैं राजनीतिक सभाओं में मतदान करूंगा। ऐसे व्यक्ति को ऐसे मतदान से रोका जा सकता है। हाँ, स्वेच्छा से यदि ट्रेड यूनियन अधिकार देना चाहे कि ठीक है भाई आपने सब्सक्रिप्शन फीस नहीं दी लेकिन फिर भी आपका वोटिंग राइट आप करें, तो ऐसी स्थिति के अंदर राजनीतिक सभा का साधुवाद या उस कंसर्न ट्रेड यूनियन का धन्यवाद। तो बात ये आती है कि आप बाध्य नहीं कर सकते पॉलिटिकल फंड देने के लिए, पहली चीज़। और जो पॉलिटिकल फंड दिया जाएगा वो किसी भी संवैधानिक जो निकाय और स्थानीय जो निकाय हैं उसके निर्वाचन के संदर्भ में पदाधिकारियों को उसके खर्चे को लेके, उसके भरण पोषण को लेके, उसके संबंध में राजनीतिक सभाओं और साहित्य के वितरण को लेके इससे खर्चा किया जा सकता है। और इसके अलावा सामान्य राजनीतिक सभाएं जो कि उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जो बेसिक जो ऑब्जेक्ट जो हैं उनसे विपरीत न हो, उसको लेके भी इससे खर्चा किया जा सकता है। सेक्शन 16 के अंतर्गत ये प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को ही प्राप्त होती है। और अब एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को जो दूसरी जो छूट है जो कि सेक्शन 17, 18, 19, 20 को देखे हैं कि जिसके अंदर आपराधिक, अपकृत्यपूर्ण और कुछ एक दीवानी मामलों से मुक्ति है, उसके संदर्भ में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।